वेलकम टू सतपुड़ा ITI यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ट्रांसफार्मर एक्चुअली क्या होता है। सेकंड देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। थर्ड देखेंगे हम ट्रांसफार्मर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, और लास्ट में देखेंगे हम ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन क्या है। इसके एक एक पार्ट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने जो ट्रांसफार्मर दिख रहा है ये एक पावर ट्रांसफार्मर है, जो कि आपका जनरेटिंग प्लांट सबस्टेशंस में यूज़ होता है। इसके आपको बहुत सारे पार्ट्स दिख रहे हैं, उसको हम देखते हैं। ये ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है जिसके अंदर वाइंडिंग्स रहती हैं। मेन टैंक से एक पाइप के थ्रू कंजर्वेटर टैंक कनेक्ट रहता है। कंजर्वेटर टैंक से ब्रीदर कनेक्ट रहता है। ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है उसी से एक्सप्लोजन वेंट कनेक्टेड रहती है। ये ट्रांसफार्मर की कूलिंग ट्यूब्स हैं, या जिन्हें रेडिएटर भी कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर के बुशिंग्स हैं। सबको हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले समझते हैं कि ट्रांसफार्मर एक्चुअली क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वोल्टेज को लेवल को चेंज करने के लिए। चेंज करना मतलब ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज तक उसको बढ़ा भी सकता है, और बढ़े हुए वोल्टेज लेवल से उसको डाउन भी कर सकता है। मतलब वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए भी काम में आता है ट्रांसफार्मर, और वोल्टेज को स्टेप डाउन भी कर सकता है। कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है। ये ट्रांसफार्मर की खासियत है। इसमें बहुत ही कम ऊर्जा यानी एनर्जी का लॉस होता है। ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकता है, जैसा कि बताया है आपको। ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, ये हमको याद रखना है। ट्रांसफार्मर पावर को भी चेंज नहीं करता, ये भी हमें याद रखना है। ट्रांसफार्मर चेंज करता है सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को, और उसी के कारण करंट फ्लो होता है सर्किट में, तो ट्रांसफार्मर उसको भी चेंज करता है। बट ये पावर और फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। मतलब ट्रांसफार्मर एक हमारा स्टैटिक डिवाइस है, इसके सारे पार्ट्स फिक्स रहते हैं, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, तो ये आप जो देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर का कोर है। ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है उसी में आपकी वाइंडिंग्स को लपेटा जाता है। आप ये देख सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग्स है। ट्रांसफार्मर का ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर का कोर है। तो कोर के ही साइड में आपकी वाइंडिंग्स को लपेटा जाता है। पर आप देख सकते हैं कि ये प्राइमरी वाइंडिंग्स है, और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स है। पर वायर जो है आपका, मतलब वाइंडिंग्स, इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये सिर्फ कोर के दोनों एंड पे लपेटी गई हैं। मतलब बिना इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होने के बावजूद ऊर्जा या एनर्जी की सप्लाई होती है प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड की ओर। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ट्रांसफार्मर का। और इसलिए आप देख सकते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर के दोनों साइड में वोल्टेज का लेवल अलग अलग होता है, क्योंकि उसको चेंज करता है वो। तो अगर दोनों में कनेक्शन रहेगा तो ये काम ही नहीं कर पाएगा। इसलिए ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स हैं उनको सेपरेट रखना पड़ता है। ट्रांसफार्मर में जब हम सप्लाई देते हैं तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है। ये देखिए कोर है ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर का फ्लक्स है, जो कि मूव करता है पूरे कोर में। तो प्राइमरी वाइंडिंग्स में भी जब ऐसे हम सप्लाई देंगे तो ये फ्लक्स गुजरता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग से भी गुजरता है। तो अब हम देखते हैं ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो ट्रांसफार्मर वर्क करता है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। फैराडे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इनके नाम पर ये प्रिंसिपल बना है। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत के अनुसार जब भी कोई चालक या कंडक्टर बदलते हुए फ्लक्स को लिंक करता है या उसके संपर्क में आता है तो चालक में EMF पैदा हो जाती है। EMF यानी वोल्टेज ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, उसी का दूसरा नाम है। तो जैसे ही कोई कंडक्टर किसी चुंबकीय क्षेत्र जो कि बदल रहा है उसमें उसके संपर्क में आएगा तो उसमें एक वोल्टेज पैदा हो जाता है जिसे हम EMF बोलते हैं। और ये जो वोल्टेज है ये निर्भर करता है जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके परिवर्तन की दर पर, और दूसरी चीज़ जो हमारा कंडक्टर है चालक उसमें कितने टर्न्स हैं ये उस पर निर्भर करता है। तो ये दो चीज़ें जिस पर ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स है उसमें जो वोल्टेज है, उसमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो निर्भर करता है।
जब भी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दी जाती है तो प्राइमरी वाइंडिंग से एक मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है जो ट्रांसफार्मर कोर के चारों ओर घूमने लगता है। जैसे हमने देखा मैग्नेटिक फ्लक्स, जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी ईएमएफ पैदा हो जाती है। जैसा हमने देखा है अभी कि ट्रांसफार्मर का जो फ्लक्स है वो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों से लिंक हो रहा है। सप्लाई हम प्राइमरी में दे रहे हैं और हमको वोल्टेज कहाँ मिल रहा है, सेकेंडरी में मिल रहा है। तो ये फ्लक्स है जो कि लिंक होता है सेकेंडरी से और उसमें परिवर्तन हो रहा है क्योंकि ये एसी सप्लाई के कारण पैदा हुआ है, इसलिए हमको यहाँ पर वोल्टेज मिलता है। अब ये क्वेश्चन एक आता है मन में कि अगर हम ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क ही नहीं करता है। अगर आप डीसी सप्लाई दे भी देंगे तो फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, आपको यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा सेकेंडरी साइड में, इसलिए इसका मतलब ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क नहीं करता है। तो ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ एसी सप्लाई पर वर्क करता है। अब हम देखते हैं ट्रांसफार्मर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ट्रांसफार्मर को वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए उपयोग में किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया को बहुत ही कम लागत से आसानी से घटाया और बढ़ाया जा सकता है। देखिए वोल्टेज को ट्रांसफार्मर डायरेक्टली चेंज करता है। वोल्टेज को चेंज करने के कारण करंट भी चेंज होता है, ठीक है। तो करंट और वोल्टेज दोनों चेंज हो जाते हैं ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में। इसमें एक तरफ से ऊर्जा को दूसरी तरफ बिना किसी फिजिकल रिलेशन से भेजा जा सकता है। इसके लिए प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग से बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी डायग्राम में हमने देखा कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग्स के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, उसके बावजूद ऊर्जा की सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग की ओर होती है। यही सबसे बड़ा एडवांटेज है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार से चलने पर कोई गति नहीं होती, इसलिए इसके मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, तो इसमें मेंटेनेंस भी बहुत कम लगता है। जबकि आप मोटर्स की बात करेंगे जहाँ पर आपका जो मोटर का जो रोटेटिंग पार्ट होता है जिसे हम रोटर बोलते हैं वो मूव करता है, तो मूवमेंट के कारण बहुत सारा मतलब उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा लग जाता है हमको मोटर्स में, जबकि ट्रांसफार्मर में हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। इसमें कोई गति नहीं होने के कारण इसमें शोर भी नहीं होता है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो इसमें भी ऐसा कोई साउंड भी नहीं होता है। इसके द्वारा वोल्टेज हाई वोल्टेज या सिग्नल को कम या ज़्यादा बहुत आसानी से किया जा सकता है। वोल्टेज को चेंज तो करता है बट ये एक लेवल से दूसरे लेवल तक वोल्टेज को काफ़ी बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। हमने जैसे देखा भी उसमें कि आप जो टर्न्स हैं ट्रांसफार्मर के टर्न्स को आप बढ़ाते जाइए, है ना, या उसको कम करते जाइए, उस हिसाब से आपका वोल्टेज है जो आपकी वाइंडिंग्स में इंड्यूस हो रहा है वो भी चेंज होगा। तो हम टर्न्स को बढ़ा रहे हैं तो ट्रांसफार्मर का साइज भी बढ़ जाता है, तो उसी की मदद से हम ये हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ऊर्जा की बर्बादी ना के बराबर होती है। देखिए एनर्जी का जो लॉस है वो ट्रांसफार्मर में बहुत कम होता है। इसकी जो एफिशिएंसी दक्षता है वो बहुत अच्छी होती है, 90 से 98% के बीच में होती है। तो ट्रांसफार्मर काफ़ी मतलब एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। तो ये एडवांटेज थे ट्रांसफार्मर के। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन। ट्रांसफार्मर के एक एक पार्ट को हम डिटेल में स्टडी करते हैं, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का कोर क्या होता है। देखिए कोर जिसके ऊपर वाइंडिंग्स लपेटी जाती हैं, तो ये आप देख रहे हैं ये एक इंडिविजुअल लेमिनेशन है। लेमिनेशन का मतलब होता है कि ये आप पत्तियों के रूप में ट्रांसफार्मर के कोर को डिवाइड कर दिया जाता है। सबका शेप एक ही रहता है, आप देख सकते हैं ये सारे हैं जो है ये सारी पत्तियां हैं, है ना, इसको जो पार्ट्स हैं ये सारे एक ही शेप के हैं और इनको फिर कंबाइन करके उनको नट बोल्ट के थ्रू पूरा जोड़ा जाता है और इस तरह से पूरा ट्रांसफार्मर का कोर बनता है। ट्रांसफार्मर के जिस हिस्से में वाइंडिंग्स होती है उसे कोर बोला जाता है, मतलब वाइंडिंग्स भी इसी के ऊपर लपेटी जाती हैं। कोर हमेशा सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं और हर एक कोर की मोटाई लगभग 0.5 mm होती है। इनकी जो थिकनेस है ट्रांसफार्मर के कोर की जो थिकनेस है वो करीब करीब 0.5 mm की होती है और ये सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं। तो क्वेश्चन आता है हमारे पास कि सिलिकॉन स्टील ही क्यों। तो सिलिकॉन स्टील मैं आपको बता दूं एक बहुत अच्छा मटेरियल है जिसमें लॉस नहीं होता है। ट्रांसफार्मर में हाइस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस होते हैं, हम आगे स्टडी करेंगे। तो जब हम ये सिलिकॉन स्टील मटेरियल चूज़ करते हैं, इसके जब हम कोर बनाते हैं तो ये लॉस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसलिए
ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो सिलिकॉन स्टील से ही बना होता है, और लेमिनेशन बनाते हैं वो भी लॉस को कम करने के लिए है। एडी करंट लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में, इसके भी ये हमारा सेपरेट टॉपिक है, इसको हम आगे स्टडी करेंगे, और उसी को कम करने के लिए लेमिनेशंस बनाए जाते हैं। हर एक कोर फुली लेमिनेटेड होता है ताकि एडी करंट और हाइस्टेरेसिस लॉस कम से कम किए जा सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडी करंट आपके ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर होता है, मतलब ये पूरे कोर में होता है। अगर ये सिंगल पीस होता तो इसमें एडी करंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको लेमिनेशन में डिवाइड करते हैं। मतलब ये ऐसे सिंगल आपने एक एक पीस में उसको कन्वर्ट कर दिया है, और इसके कारण एडी करंट बहुत ही कम हो जाते हैं, है ना। करंट का फ्लो होना ट्रांसफार्मर के जो पूरे कोर के अंदर है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ये हमारा एक सबसे बड़ा रीज़न रहता है, एडी करंट को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का लेमिनेशन किया जाता है ना। और हमने सिलिकॉन स्टील मटेरियल चूज़ कर लिया तो उससे हमारा हाइस्टेरेसिस लॉसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर का कोर था। अब देखते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स। वाइंडिंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रांसफार्मर के कोर के ऊपर वाइंडिंग्स लपेटी जाती हैं, बट वाइंडिंग्स भी हमने देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स तो अलग अलग होती हैं। वाइंडिंग्स में जो टर्न्स होते हैं वो भी अलग अलग रहते हैं। वाइंडिंग्स का जो वोल्टेज है वो भी अलग अलग रहता है, मतलब वाइंडिंग में जिस वोल्टेज के लिए वाइंडिंग को बनाया गया है, कंस्ट्रक्शन किया गया है ना, वो वोल्टेज, उस वोल्टेज को सहने की क्षमता अलग अलग रहती है। प्राइमरी वाइंडिंग की अलग रहेगी, सेकेंडरी वाइंडिंग की अलग रहती है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिस साइड पे हम लोग सप्लाई देते हैं वो प्राइमरी वाइंडिंग रहती है, और जिस साइड पे हम लोड कनेक्ट करते हैं वो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग्स रहती है। अब आपको मैं बताता हूँ, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स का जो अरेंजमेंट रहता है उस पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग्स, इनका अरेंजमेंट ट्रांसफार्मर के कोर की तरफ कैसे रहता है वो आप देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर का कोर है, उसके पास में हमेशा रहती है लो वोल्टेज वाइंडिंग, ये देखिए, और लो वोल्टेज वाइंडिंग के बाद आपका आएगी हाई वोल्टेज वाइंडिंग। मतलब ट्रांसफार्मर के कोर के पास में जो लपेटी जाएगी, जो सबसे पहले वाइंडिंग रहती है वो रहेगी आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग, उसके ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि लो वोल्टेज वाइंडिंग अंदर साइड है यहाँ पर, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो है बाहर साइड है। तो ये अरेंजमेंट है, आपको याद भी रखना है। और इसका सबसे बड़ा मैं रीज़न आपको बताता हूँ। देखिए हाई वोल्टेज वाइंडिंग में वोल्टेज बहुत हाई रहेगा। जब वोल्टेज ज़्यादा हाई रहेगा तो, एक मिनट, हाँ, वोल्टेज ज़्यादा हाई रहेगा तो कुछ वोल्टेज जो लीक होता है, जो कि ट्रांसफार्मर के कोर में भी आ सकता है, तो वो वोल्टेज लीकेज वोल्टेज कहलाता है, और उसकी संभावना लीक होने की बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को हम ट्रांसफार्मर के पास में लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, लीकेज वोल्टेज जो है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, और ये नुकसानदायक है सेफ्टी पर्पज़ से भी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लो वोल्टेज वाइंडिंग के बाद लगाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर के कोर के बीच में एक गैप आ जाता है, थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाता है, तो जो ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज है उसके कारण जो लीकेज जो वोल्टेज हमको मिल सकता है वो कम हो जाता है। और जितना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा उसको सॉरी इंसुलेट करने के लिए हमको इंसुलेशंस देना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं कि वाइंडिंग्स, हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग्स, इसके बीच में इंसुलेशन रहता है। लो वोल्टेज वाइंडिंग जो कि कोर के पास में कनेक्टेड है, तो लो वोल्टेज वाइंडिंग और कोर के बीच में भी इंसुलेशन होना चाहिए। तो ये इंसुलेशंस हमें देना पड़ता है। ये इंसुलेशन मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल का हम लोग इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमें कम से कम वो मटेरियल इस्तेमाल करना पड़े, इसलिए लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम कोर के नज़दीक में लगाते हैं और उसके बाद में हाई वोल्टेज वाइंडिंग को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अरेंजमेंट हमें हमेशा याद रखना है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स, वोल्टेज और करंट को एक लेवल से दूसरे लेवल में बदलने का काम ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग्स का ही रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो वोल्टेज है वो ट्रांसफार्मर के जो टर्न्स हैं, है ना, सेकेंडरी में जो वोल्टेज मिलने वाला है आपको टर्न्स पे निर्भर करता है, और ट्रांसफार्मर में जो करंट है वो भी वाइंडिंग के थ्रू ही फ्लो होता है। ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग्स होती है, एक को प्राइमरी और दूसरे को सेकेंडरी बोलते हैं, चाहे वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो या फिर 3 फेज। वाइंडिंग्स हमेशा का अरेंजमेंट वैसे ही रहेगा, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी का मैंने आपको जैसे बता भी दिया हूँ कि प्राइमरी वाइंडिंग उस वाइंडिंग को कहा जाता है जिस पर हम सप्लाई देते हैं, और सेकेंडरी जिस पर हम लोड कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारे ऊपर है।
ट्रांसफार्मर की जिस वाइंडिंग को सप्लाई से जोड़ा जाता है वो वाइंडिंग प्राइमरी, और जिसमें लोड लगाता है सेकेंडरी। आप किसी भी ट्रांसफार्मर में आंख बंद करके बता सकते हैं कि कौन सी वाइंडिंग प्राइमरी है और कौन सी सेकेंडरी। हाँ, सप्लाईज और लोड ये आपको चेक करना होता है। जिस साइड में सप्लाई साइड से आपका ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है वो आपका प्राइमरी साइड कहलाएगा, और उसके बाद जो सेकेंडरी साइड में जहाँ पे आपको लोड का कनेक्शन मिलता है वो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं। अब हम ये जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में टर्मिनल्स और बुशिंग्स का क्या इस्तेमाल है, जो हमने देखा भी था बुशिंग्स, बट वो उनका क्या इस्तेमाल है ये चेक करते हैं। तो देखिए ये डायग्राम में आप देखिए, ट्रांसफार्मर ये 3 फेज ट्रांसफार्मर्स है। यहाँ से देखिए इस फेज से एक कनेक्शन होते हुए ये एक टर्मिनल निकाला गया है। इसी तरह से ये वाले वाइंडिंग से निकलते हुए आपको ये एक टर्मिनल मिल रहा है। तो ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर की बुशिंग कहलाती है। ये ट्रांसफार्मर की बुशिंग है। हाई वोल्टेज कंडक्टर है, मतलब हाई वोल्टेज जो साइड है उसका कनेक्शन यहाँ से किया जाएगा, और लो वोल्टेज की पोर्सिलिन इंसुलेटर है बुशिंग है उसका कनेक्शन इस साइड से किया जाएगा। दोनों के साइज में भी आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा हाई वोल्टेज आप इसमें देंगे उतनी ही आपको बुशिंग का साइज़ भी बढ़ जाता है, क्योंकि उतना ही हमको एक इंसुलेशन देना पड़ता है। क्योंकि ये देखिए ट्रांसफार्मर की बॉडी है ये मेटेलिक रहती है ना। अब यहाँ से आप कनेक्शन देंगे वायर से, तो ये जो आपको स्पेस चाहिए ये आपका ग्राउंड ये क्लियरेंस हमको मेंटेन करना पड़ता है। तो जितनी ज़्यादा वोल्टेज रहेगा आपको ये कंडक्टर्स भी उतनी ऊपर से ही कनेक्शन आपको उसका मिलेगा। लो वोल्टेज में आपको ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको स्पेस, इसलिए ये देख सकते हैं इसकी हाइट भी कम है। वाइंडिंग्स के थ्रू जो कनेक्शन हो रहा है आपका कंडक्टर का, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका पोर्सिलिन मटेरियल। पोर्सिलिन इंसुलेशन ज़रूर देना पड़ता है हमें, क्योंकि देखिए ये यहाँ से पूरा एक कंडक्टर जा रहा है जो कि पूरा कनेक्शन हो रहा है। जो बुशिंग्स है उसके अंदर भी एक पूरा कंडक्टर होता है जो कि वाइंडिंग से कनेक्टेड रहता है। तो इसका भी बाहर के एनवायरनमेंट से एक इंसुलेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सेफ्टी पर्पज़ से। इसमें इस्तेमाल किया जाता है पोर्सिलिन। यहाँ आप देख सकते हैं ये अंदर जो आप देख रहे हैं कंडक्टर है आपका, जो बुशिंग का कंडक्टर है। हाई वोल्टेज जो बुशिंग्स रहती हैं जो हाई वोल्टेज में इस्तेमाल होती है उसके अंदर ऑयल भी रहता है। ये ऑयल फील्ड भी बुशिंग्स रहती हैं जो कि इंसुलेशन और कूलिंग दोनों का काम करता है। तो ट्रांसफार्मर में जो कनेक्शन लिए जाते हैं वो आपके बुशिंग से ही लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर के ऊपर वाले हिस्से में जहाँ पर कनेक्शन किए जाते हैं, प्राइमरी साइड हो या सेकेंडरी साइड हो, कुछ टर्मिनल्स निकले होते हैं जहाँ पर जिन्हें मतलब बुशिंग्स बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हूँ। ट्रांसफार्मर के अंदर जो कि वाइंडिंग से जुड़े रहते हैं और इन्हीं के ज़रिए ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को सप्लाई वोल्टेज दी जाती है और लोड वोल्टेज ली जाती है। सप्लाई साइड और लोड साइड दो साइड होते हैं ट्रांसफार्मर के। जो भी कनेक्शन लिया जाएगा वो बुशिंग्स के थ्रू ही होता है, उसमें ही ये इस्तेमाल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर का टैंक ये आप जो डायग्राम में देख रहे हैं ये है आपका ट्रांसफार्मर का मेन टैंक इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि देखिए कंजर्वेटर टैंक भी होता है। तो ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है जिसके अंदर वाइंडिंग्स प्लेस की जाती हैं। इसके अंदर ऑयल भरा रहता है, पूरा वाइंडिंग्स है ना, वाइंडिंग्स इसके अंदर रहती हैं, इसलिए ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है। ट्रांसफार्मर का वो हिस्सा जो हमें बाहर से देखने मिलता है वो ट्रांसफार्मर का टैंक कहलाता है। ये एक खाली टैंक होता है जिसके अंदर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग रखी जाती है और ट्रांसफार्मर में ऑयल कूलिंग इस्तेमाल की जाती है, तो इसके अंदर ऑयल भी भरा रहेगा। ट्रांसफार्मर का जो ऑयल रहता है उसके दो काम है, एक इंसुलेशन देना और दूसरा कूलिंग पर्पस। अब इंसुलेशन और कूलिंग किसका है ये समझने वाली बात है। ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है उसके अंदर क्या है, वाइंडिंग्स। तो वाइंडिंग्स में करंट फ्लो होता है तो उसमें हीटिंग भी होगी, मतलब उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो उस टेम्परेचर मतलब वाइंडिंग्स का टेम्परेचर बढ़ रहा है और जैसे मैंने आपको बताया था वाइंडिंग्स कोर के ऊपर लपेटी जाती हैं और वाइंडिंग्स भी एक दूसरे के पास में रहती हैं। हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग्स भी हैं, उनके बीच में भी इंसुलेशंस हैं। तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो वो इंसुलेशन भी ख़राब हो सकता है और जिसके कारण फॉल्ट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग का टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इसके लिए हम लोग ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं। ऑयल का सर्कुलेशन होता है जिससे वो कूल होता है और वो वाइंडिंग के टेम्परेचर को भी कम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उसके दो काम इंपॉर्टेंट है, एक है इंसुलेशन और दूसरा है टेम्परेचर कंट्रोल करना। सॉरी, चलिए नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर का ऑयल एक मिनरल ऑयल होता है, खनिज तेल होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसफार्मर का ऑयल के रूप में किया जाता है। ट्रांसफार्मर मैंने जो आपको बता चुका हूँ इसके दो काम हैं। एक तो जो हीट होती है ट्रांसफार्मर में, वाइंडिंग में हीटिंग होती है, उस हीट को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या होगा ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग्स उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। और इसके लिए ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ऑयल उसमें भरा जाता है और उसका सर्कुलेशन होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे पूरा कि किस तरह से ऑयल को ठंडा किया जाता है, क्या मेथड्स हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को ठंडा करने का प्रावधान है। हीट लॉस की वजह से कुछ समय बाद ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग भी जल सकती है। इसलिए ट्रांसफार्मर ऑयल में कूलिंग के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं कंजर्वेटर टैंक। अब ये इसमें समझने वाली बात है बहुत। देखिए, ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है जिससे कंजर्वेटर टैंक कनेक्ट होता है, मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था डायग्राम में। तो ये कनेक्शन किया जाता है, ये पाइप रहता है, देखिए ये पाइप है, तो ये कंजर्वेटर टैंक हमारा है जो कि ये पाइप के थ्रू मेन टैंक से कनेक्टेड रहता है ना। अब इसका कनेक्शन आप चेक कर देख सकते हैं कि ये यहाँ से होते हुए ये हमारा ब्रीदर है। ब्रीदर हमारा कंजर्वेटर टैंक से कनेक्ट रहता है। कंजर्वेटर टैंक एक पाइप के थ्रू मेन टैंक से कनेक्ट रहता है। ये डायग्राम पर आप ध्यान दीजिए, ये हमारा पूरा कंजर्वेटर टैंक है। इसमें आप पार्ट्स देख सकते हैं। पाइप कनेक्शन टू ब्रीदर, मतलब ये ब्रीदर जो है उससे कनेक्शन हुआ है। अंदर ये जो आप एक चैम्बर देख रहे हैं, है ना, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको एयर सेल बोला जाता है। एयर सेल मतलब इसके अंदर एयर रहती है, इसलिए इसका नाम एयर सेल है। प्लेन ऑयल गेज है इसमें, मतलब कि ऑयल का लेवल कितना चल रहा है ये हम बाहर से भी कोई भी अगर खड़ा है ट्रांसफार्मर की तरफ देख सकता है, तो उसमें भी ऑयल के लेवल पता करने के लिए ये इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऑयल का लेवल मेंटेन रहना चाहिए। फ्लोटिंग आर्म है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये हमारे कनेक्टेड है किससे, एयर सेल है उससे ये कनेक्टेड है। तो यहाँ भी है, ये MOG है, मैग्नेटिक ऑयल गेज। तो प्लेन ऑयल गेज है और मैग्नेटिक ऑयल गेज है, ये दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं ट्रांसफार्मर में ऑयल के लेवल को पता करने के लिए। अब इसका आपको थोड़ा सा वर्किंग में आपको बता देता हूँ, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए होता क्या है, ट्रांसफार्मर में जब भी लोड कनेक्ट किया जाता है, ट्रांसफार्मर में जब लोड धीरे धीरे बढ़ते जाता है तो ट्रांसफार्मर में करंट भी बढ़ रहा है आपका और उसकी हीटिंग भी हो रही है, मतलब वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ते जाता है लोड के साथ। सबसे पहले वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ता है। अब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स पूरी ऑयल के उसके आसपास पूरा ऑयल रहता है, तो जब वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऑयल का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में जो ऑयल रहता है, देखिए मेन टैंक पूरा भरा हुआ है, कनेक्टिंग पाइप है उसमें भी ऑयल रहता है आपका, और उसके बाद आप ये देखिए ये भी पूरा आपको ये ऑयल का लेवल ही दिख रहा है आपको, जो जितना इसमें ऑयल फिल है ना, ये पूरा नहीं भरा जाता है, थोड़ा सा खाली रखा जाता है। तो देखिए जब ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो हीट होगा तो ट्रांसफार्मर का ऑयल है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है ना, मतलब ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो कंजर्वेटिव टैंक की तरफ जाने लगता है, क्योंकि हीट होकर कोई चीज़ ऊपर आती है, ये हमने पढ़ा है। तो ये देखिए जो ऑयल आएगा ये पूरा प्रेशर लगाता है एयर सेल पे, ये जो एयर सेल है इस पर प्रेशर बढ़ते जाता है। तो जब इस पर प्रेशर बढ़ता है तो ये जो पाइप लगा हुआ है आपका, ये पाइप से एयर निकल कर बाहर चली जाती है, ब्रीदर से होती हुई एयर बाहर चली जाती है ना। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही लोड बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो ऑयल में हीटिंग हुई तो ऑयल ऊपर आया, और ऑयल ऊपर आने से क्या होता है, ये एयर सेल रहती है, इस पर प्रेशर पड़ता है और इसमें हवा रहती है, तो ये वॉल्व वगैरह लगाए जाते हैं, तो ये पूरा पाइप के थ्रू यहाँ ब्रीदर से एयर बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये इफेक्ट हुआ, हमने जो समझा है ये तब होता है जब ट्रांसफार्मर में ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है, यानी लोड बढ़ाया जाता है। इसी का उल्टा इफेक्ट होता है जब ट्रांसफार्मर में लोड कम किया जाता है। जब ट्रांसफार्मर में लोड कम होगा
तो वाइंडिंग का टेम्परेचर जो है, वाइंडिंग में करंट कम फ्लो होगा, मतलब उसका टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन हो जाएगा पहले से। उसके बाद जब जैसे डाउन होगा तो मतलब ऑयल भी कूल होगा, ऑयल ठंडा होगा, तब इसमें उल्टी प्रोसेस होती है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं ब्रीदर में से बाहर की एटमॉस्फेयर की जो एयर है ना, वो निकल के जाती है ये पाइप में से होते हुए, ये पूरी आपकी एयर सेल के अंदर एयर आ जाती है। एयर सेल के अंदर जब एयर आएगी तो ऑयल का लेवल यहाँ पर डाउन होने लगता है। मतलब जो ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक में जो ऑयल गया था वो वापस फिर से नीचे आ जाता है। तो इस तरह से जिस तरह से हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसी तरह ट्रांसफार्मर भी लोड के चेंज होने के अकॉर्डिंग एयर को अंदर लेता है और बाहर करता है। तो ये इसलिए ये कंजर्वेटर और उसके अंदर एयर सेल, ये पूरा सिस्टम बनाया जाता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर टैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके अंदर ऑयल भी रहता है, जो कि बताया मैंने आपको। ट्रांसफार्मर के मेन ट्रांसफार्मर से एक पाइप की मदद से जुड़ा रहता है, ये हमेशा याद रखना है आपको। इसमें ऑयल भी भरा जाता है, बट ये याद रखना है आपको कि ऑयल का लेवल फुल नहीं रहता है, कुछ खाली रहता है। ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में कोई भी शॉर्ट सर्किट या ट्रांसफार्मर में ओवरलोड हो जाए तो उस स्थिति में ट्रांसफार्मर ऑयल का लेवल टेम्परेचर बढ़ने से ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। हाँ, अगर एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है, जैसे कि फॉल्ट हुआ, फॉल्ट भी अगर हो जाता है, ऐसा कुछ कंडीशन बन जाती है, तो भी क्या होता है, फॉल्ट में तो अचानक से बहुत हैवी करंट फ्लो होने लगता है। और अगर हैवी करंट फ्लो होगा तो हैवी करंट फ्लो होने से एक वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की, उसमें हीटिंग बहुत जल्दी होगी, और जितनी ज़्यादा आपकी हीटिंग फास्ट होगी उतना ही ज़्यादा ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा, और इसके कारण ऑयल का मूवमेंट भी होगा ऊपर की तरफ। तो ये भी कंडीशंस रहती हैं कि ये एबनॉर्मल कंडीशन है, इसको सहन कर सके ट्रांसफार्मर, तो इस टाइप का अरेंजमेंट बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर ऑयल को आधा इसलिए भरा जाता है कि जब भी ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में ऑयल का लेवल बढ़े तो बाहर ना निकले, कंजर्वेटर टैंक में ही रहे, और ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर कम हो जाए तो ऑयल वापस अपने लेवल पे चला जाए। तो ऑयल लेवल को मेंटेन रहना है। अगर हम लोग एयर सेल नहीं बनाते और पूरा ट्रांसफार्मर को फुल कर देते, पैक कर देते, तो क्या होता, ट्रांसफार्मर में जैसे ही लोड बढ़ता, हीटिंग होती, उसको बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता, तो एकदम से टैंक में बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता, और उस कंडीशन में टैंक पूरा फट भी सकता था, और हमारा ऑयल है वो भी बाहर आ जाएगा, दुर्घटना भी हो सकती है। तो ये चीज़ें ना हो, इसलिए ट्रांसफार्मर को पूरा कंजर्वेटर टैंक भी हाफ तक ही भरा जाता है, और उसमें एयर सेल होती है, जिसकी मदद से लोड बढ़ने पर भी एयर का सर्कुलेशन हो जाता है, और ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर प्रेशर भी नहीं बढ़ता है। तो ब्रीदर, जैसे हमने अभी देखा था, ब्रीदर कनेक्टेड रहता है। देखिए ब्रीदर जो है इस टाइप का अरेंजमेंट है ना, यहाँ से कंजर्वेटर टैंक से कनेक्टेड रहता है, और नीचे यहाँ से एटमॉस्फेयर रहता है, ठीक है। तो ये ब्रीदर है आपका, इसके अंदर सिलिका जेल भरी रहती है, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सिलिका जेल रहती है इसमें, है ना। और नीचे ये जो देख रहे हैं आप, ये है ऑयल कप, ये ऑयल का एक कप रहता है जिसके अंदर ऑयल भरा रहता है। अब ये सिलिका जेल है, ऑयल कप है, ये पूरा अरेंजमेंट क्यों बनाया जाता है, इसको हम लोग देखते हैं। जब ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है तो ट्रांसफार्मर ऑयल के बाहर निकलने की कोशिश करता है, या जब ट्रांसफार्मर ऑयल का लेवल टेम्परेचर बढ़ने से ऊपर उठने लगता है तो कुछ गैसेस भी बनती हैं जिनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने आपको बताया भी कि जैसे लोड चेंज होता है तो एयर का सर्कुलेशन होता है, तो जो गैसेस भी बनेंगी और जो एयर रहेगी वो आपका जो ब्रीदर है, ब्रीदर के थ्रू ही एटमॉस्फेयर से एयर है वो अंदर आ सकती है या एटमॉस्फेयर में जा सकती है। ये सभी गैस कंजर्वेटर टैंक से होते हुए ब्रीदर के रास्ते से बाहर निकल जाती है। अब ब्रीदर में जो सिलिका जेल भरी जाती है उसका इस्तेमाल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रीदर में सिलिका जेल इसलिए डाला जाता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर आने वाली जो एयर है वो रहनी चाहिए ड्राई, मतलब उसमें नमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर नमी रहेगी तो वो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स को नुकसान पहुंचा सकती है, उसका इंसुलेशन भी ख़राब हो सकता है। इसलिए उसके अंदर ना ही नमी जानी चाहिए ना ही धूल के कण जाना चाहिए, नहीं तो ट्रांसफार्मर को सबसे पहले इफेक्ट आएगा ट्रांसफार्मर के ऑयल पर।
और ऑयल में कंटामिनेशन, मतलब ऑयल में गंदगी ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो ख़राब हो जाएगा। उसकी जो क्षमता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोला जाता है, इसका टेस्ट भी किया जाता है, बीडीवी टेस्ट बोलते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। तो ये भी मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, मतलब उसके ऑयल की को इंसुलेशन भी प्रोवाइड करना है, तो उसकी जो क्षमता है वो कम ना हो, इसलिए हम ये चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो एयर जाए वो ड्राई रहनी चाहिए, उसमें कोई भी धूल के कण भी नहीं होना चाहिए। और यही कारण है ये जो आप देख रहे हैं ऑयल कैप लगाने का। ऑयल कप है एक छोटा सा, उसके अंदर ऑयल भरा जाता है। अब होता क्या है, जब ट्रांसफार्मर में लोड कम हो जाता है तो बाहर से एयर का सर्कुलेशन अंदर आता है, पर उसका रास्ता देखिए आप, ये बीच में जो गैप है यहाँ से होते हुए फिर अंदर जाती है एयर, मतलब ऑयल में से होते हुए एयर जाएगी। तो ऑयल क्या करता है, ऑयल में जो भी एयर में जो भी डस्ट रहती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और सिर्फ ड्राई एयर ही ये ब्रीदर से होते हुए ऊपर आती है ना। अब जो डस्ट पार्टिकल थे वो तो एब्जॉर्ब कर लिए ऑयल ने, बट उसमें जो नमी थी उसको एब्जॉर्ब करती है ये सिलिका जेल, और ये ब्लू कलर है, और ये अपना मतलब ये अपना जो कलर है वो चेंज कर देती है, ये पर्पल से पिंक हो जाती है जब इसमें नमी का लेवल बढ़ते जाता है। तो इससे कलर को हम देख के पता कर लेते हैं कि ये अभी कितना और वर्क करेगा या इसे चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है बकोल्स रिले। बकोल्स रिले जो है ट्रांसफार्मर में मेन टैंक होता है और एक कंजर्वेटर टैंक होता है ना। दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है, एक पाइप, बट उसके बीच में लगाई जाती है ये बकोल्स रिले। बकोल्स रिले इसलिए लगाई जाती है कि देखिए ट्रांसफार्मर में क्या है, मैंने आपको बताया था ऑयल का मूवमेंट होता है मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक की तरफ, ठीक है। और कभी ट्रांसफार्मर में अगर कुछ फॉल्ट होता है, ट्रांसफार्मर में अगर कुछ भी अचानक से वोल्टेज बढ़ा है या किसी भी कारण से कुछ अगर फॉल्ट होता है, तो वो क्योंकि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स में होगा, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स है वो पूरी, उसके चारों तरफ ऑयल का सर्कुलेशंस है ना, ऑयल पूरा भरा रहता है उसमें। तो ऑयल में जब भी कुछ मतलब ऐसा ट्रांसफार्मर में कुछ भी फॉल्ट होता है तो एक कुछ गैसेस पैदा ज़रूर होती हैं ऑयल में, और ऑयल में गैसें हैं तो वो वहाँ रह नहीं सकती, वो ऊपर की तरफ जाएंगी। तो बीच में लगाते हैं हम लोग बकोल्स रिले, है ना। बकोल्स रिले लगाई जाती है, ये आप देख सकते हैं, ये मेन टैंक से कनेक्टेड है, ये सिरा है, और ये है कंजर्वेटर टैंक, मतलब दोनों के बीच में एक एंगल पे ये बकोल्स रिले लगाई जाती है। इसमें देखिए, इसमें अलार्म और स्विच दोनों की व्यवस्था होती है। मतलब गैसेस हैं, गैसेस का लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बहुत बड़ा फॉल्ट अगर कुछ होता है तो एकदम से गैसेस बनेंगी जो कि इस रास्ते से होते हुए जाएंगी, और बीच में आप देख सकते हैं ये एक फ्लैप है ना, ये एक फ्लैप है। तो जैसी गैस जाएंगी तो ये फ्लैप पे प्रेशर बढ़ेगा, ये थोड़ा इसका मूवमेंट होगा। जब जैसे ये मूवमेंट होगा तो ये आप देख सकते हैं एक मरकरी स्विच होता है, तो ये मरकरी का लेवल जैसे चेंज होगा तो ये एक ट्रिप सर्किट में एक सिग्नल चला जाता है। इसका मतलब जो गैसेस हैं जो जिसके कारण ये मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि गैसेस का मूवमेंट आपका कहाँ से होगा, नीचे रहेगा आपका ट्रांसफर का मेन टैंक, ऊपर रहता है कंजर्वेटर टैंक, तो अपने आप एयर नीचे से ऊपर की ओर जाती है, मतलब जो भी गैस बनेंगी वो, है ना, ऊपर की तरफ जाएंगी। तो जैसे वो जाएंगी तो बीच में ये फ्लैप है, फ्लैप को जैसे ही मूवमेंट करेंगी तो क्या होता है, ये एक ट्रिप सर्किट है, उसकी तरफ एक सिग्नल चला जाता है, और रिले एक आपका मतलब ये जो फॉल्ट कंडीशन हो रही है इसको वो सेंस करती है और वो सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देती है, और सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर देता है। हमारा सिस्टम इस तरह से सुरक्षित रहता है। तो ये बकोल्स रिले प्रोटेक्शन के लिए बहुत काम में आती है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कॉन्टैक्ट्स है जो क्या क्या होते हैं वो चेक करते हैं बकोल्स रिले में। मैं आपको बता चुका हूँ मैं कि ये कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगी होती है। जब ट्रांसफार्मर ऑयल तेज़ी से कंजर्वेटर टैंक की तरफ जाता है तो बकोल्स रिले बीच में लगे होने के कारण इसके अंदर प्लंगर पुश होता है जो कि एक सर्किट को कंप्लीट करता है, एनओ से एनसी कॉन्टैक्ट बनाता है। एनओ कॉन्टैक्ट मीन्स नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स, और एनसी कॉन्टैक्ट मतलब नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट। तो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट रहते हैं, बट जैसे ही गैसेस का मूवमेंट होता है तो वो उसमें जो मरकरी स्विच है उसका मूवमेंट होने लगता है और वो ऑपरेट हो जाता है। कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो एनओ से एनसी हो जाते हैं और सिग्नल मिल जाता है रिले को, रिले सिग्नल देती है सर्किट ब्रेकर को, जो कि प्रोटेक्शन पर्पस से ट्रांसफार्मर को बंद कर देता है और कोई दुर्घटना होने से हमारी बच जाती है। अब देखिए रेडिएटर या कूलिंग फिन्स है ना, इसके बारे में स्टडी करते हैं।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं और वो है ऑयल का सर्कुलेशन करना, है ना। ऑयल जब सर्कुलेट होता है तो देखिए इसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि ये देखिए पाइप्स का कनेक्शन, मतलब इसमें कनेक्शंस हैं, है ना। किसी भी टाइप का रेडिएटर है आपका, देख रहे हैं पार्ट में, है ना, ये पूरा रेडिएटर में इसमें ऑयल का सर्कुलेशन होता है। तो ट्रांसफार्मर के जो टैंक हैं उससे कनेक्शन लिए जाते हैं नीचे और ऊपर वाले सिरे से, और ऑयल जब अंदर ट्रांसफार्मर के टैंक से मतलब जाता है, पूरा सर्कुलेट होता है, तो ये पूरा ऐसा पूरा मूवमेंट होने लगता है आपका, ठीक है। तो सर्कुलेट होता है, ये आपका रेडिएटर के थ्रू ही होता है। रेडिएटर का काम होता है ऑयल को ठंडा रखना, इसे कूलिंग फिन्स भी कहते हैं। ये जो रेडिएटर है इन्हें कूलिंग फिन्स भी बोला जाता है, क्योंकि रेडिएटर को ट्रांसफार्मर टैंक के साथ कनेक्ट किया जाता है। ट्रांसफार्मर 24/7 लोड पर चलने वाला उपकरण है जिसका तापमान मेंटेन करना पड़ता है। देखिए कभी फॉल्ट होता है, कुछ होता है कि ट्रांसफार्मर को ट्रिप किया जाता है तो सप्लाई बंद हो जाती है। बाकी ऑन लोड पे ट्रांसफार्मर पूरे टाइम चलते रहता है, 24 घंटे चलता है। तो उसका टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है रेडिएटर ही है, जिसमें ऑयल का सर्कुलेशन होता है, और ऑयल का सर्कुलेशन होने के कारण वो उसको ठंडा रख पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर इंडिकेटर। अब देखिए टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, तो क्या करते हैं हम लोग, वाइंडिंग का टेम्परेचर है और ऑयल का टेम्परेचर, ये दो चीज़ होती हैं, तो इसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चलती रहती है। मतलब इक्विपमेंट है ना, सॉरी, तो हमको ऑयल का जो टेम्परेचर और वाइंडिंग का टेम्परेचर है, दोनों ही हमको ये इन इक्विपमेंट के थ्रू मिलते रहता है। जैसे ये है आपका WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इक्विपमेंट, और ये है OTI मींस ऑयल टेम्परेचर इक्विपमेंट। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि ये यहाँ पे सेटिंग रहती है, आप 0 से 150 डिग्री देख सकते हैं। इसमें भी आप टेम्परेचर की जो रेंज है 0 से 150 तक देख सकते हैं। तो ये इक्विपमेंट हैं, ये कनेक्ट किए जाते हैं, और इनकी मदद से हमको टेम्परेचर जो है ऑयल और वाइंडिंग का कितना चल रहा है ये हमको पता चलते जाता है। तो ये हमको मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया भी हूँ कि अगर वाइंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसका इंसुलेशन ब्रेक हो सकता है, वाइंडिंग जल सकती है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये टेम्परेचर मेज़रमेंट करते हैं, और हमें जब पता चल जाता है कि टेम्परेचर लगातार अगर बढ़ रहा है तो पहले हमको एक अलार्म सिग्नल मिलता है, और उसके बाद फिर ये हमारी पूरी सेटिंग रहती है। उसके बाद फिर उससे भी थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके सीधे ट्रिप होता है। ट्रिप मतलब पूरा कनेक्शन जो रहता है वो अलग कर दिया जाता है, ट्रांसफार्मर को बंद कर दिया जाता है। तो ये इक्विपमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, ये काम टेम्परेचर को कंट्रोल करने में आते हैं मेजरमेंट में। ऑयल और वाइंडिंग टेम्परेचर में अलार्म और ट्रिपिंग की रेंज रहती है जिसको हम सेट करते हैं, ये हम खुद मैनुअली सेट करते हैं। आमतौर पर वाइंडिंग टेम्परेचर 80 डिग्री पर और ऑयल टेम्परेचर 85 पर अलार्म सेट किया जाता है। देखिए इसमें जो सेटिंग होती है वो अलार्म की अलग होगी और ट्रिपिंग के लिए अलग होगी। पहले हमको अलार्म मिलना चाहिए, मतलब कि अगर हमको ये पता रहना चाहिए हाँ एक ख़तरनाक लेवल तक ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो पहले एक प्री सेफ्टी के लिए एक अलार्म की सेटिंग रहती है, उसके बाद फिर ट्रिपिंग सेटिंग रहती है। ट्रिपिंग सेटिंग अलार्म से ज़्यादा रहती है। तो आप देख सकते हैं वाइंडिंग टेम्परेचर 80 डिग्री पर सेट किया जाता है नॉर्मली, और ऑयल टेम्परेचर 85 पे किया जाता है। बट इसकी ट्रिपिंग देखेंगे आप, तो ट्रिपिंग देखेंगे तो 90 डिग्री पर है और 95 पर है। मतलब जो वाइंडिंग टेम्परेचर है वो 90 डिग्री पर सेट किया है और ऑयल का है वो 95 पे ट्रिपिंग है। मतलब कि अगर वाइंडिंग का टेम्परेचर 90 डिग्री बढ़ गया तो सीधे सीधे ट्रिप सिग्नल जाएगा और रिले सर्किट ब्रेकर को इसके थ्रू आपका पूरा डिस्कनेक्ट कर देगा सर्किट को, ठीक है। तो ये ट्रिपिंग की जो रेंज है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और नोट करने वाली है कि देखिए ट्रिपिंग में भी वाइंडिंग की जो रेंज है वो 90 है और ऑयल है 95, क्योंकि देखिए पहले हीटिंग होती है वाइंडिंग्स में, उसके बाद वाइंडिंग के थ्रू ऑयल में हीटिंग स्टार्ट होती है। इसलिए वाइंडिंग को हमको ही पहले कम टेम्परेचर पे कंट्रोल करना होगा, इसलिए उसकी रेंज है वो 90 पर सेट होती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नॉर्मल ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग और टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री रहता है। चलिए इसके आगे हम अब जो भी हमारा है आगे के पार्ट्स हम नेक्स्ट उसमें स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।